हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टीपीए के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। तो हम इससे पहले जो 53 सेक्शंस तक हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ना, 53A पढ़ा था हमने पार्ट परफॉर्मेंस का। उससे पहले हमने 53 पढ़ा था, दैट इज़ फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। तो उसके बाद अब हम 54 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी सेल से रिलेटेड होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और आपको इनसे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सेल जो है, जो कि सेक्शन 54 ऑफ टीपीए में डिस्कस किया गया है, तो आपका टीपीए के हिसाब से, जो बेयर एक्ट है उसके हिसाब से आपका सेल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेल की डेफिनेशन क्या होती है। सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड और प्राइस प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। तो इसका मतलब क्या है कि सेल जो है, सेक्शन 54 क्या कहता है टीपीए का कि सेल जो है वो आपका प्रॉपर्टी की ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना। किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को जब ट्रांसफ़र किया जाता है, ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना, तो वो सेल कहलाता है। पर ये ओनरशिप जो है वो कोई क्यों आपका ट्रांसफ़र करेगा, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस। मतलब किस चीज़ के एक्सचेंज में, कोई प्राइस पे किया गया है या पे करने का प्रॉमिस किया गया है, या हम कह सकते हैं कि कोई प्राइस आपका पार्टली पेड किया गया है या पार्टली प्रॉमिस किया गया है, तो ये आपका सेल कहलाएगा। ठीक है ना। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है इन एक्सचेंज ऑफ, किसके एक्सचेंज में हो रही है, कोई प्राइस पेड या प्राइस प्रॉमिस्ड या फिर पार्ट पेड या फिर पार्ट प्रॉमिस्ड के एक्सचेंज में आपका ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है किसी प्रॉपर्टी का, तो वो सेल कहलाता है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि सेलर इज सेलिंग हिज प्रॉपर्टी टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सेलर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, किसको, बायर को। भाई खरीदने वाला बायर हो जाएगा, किस चीज़ के एक्सचेंज में, कोई कंसिडरेशन। और ये कंसिडरेशन किस उसमें होनी चाहिए, आपकी मॉनेटरी टर्म में, या हम कह सकते हैं मनी की फॉर्म में। तो आपका जो सेल होता है ना, इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहले तो इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, आपके बायर होता है, सेलर, बायर मतलब जो खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला। कोई, आप किस चीज़ को बाय या किस चीज़ को खरीदेंगे या बेचेंगे, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में डील करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में डील नहीं करता है। जबकि ट्रांसफ़र जो है वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, पर ये जो एक्ट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। तो जो भी आपको इसमें एक्ट में जो भी आपके कंडीशंस हैं या जो भी आपके इसके सेक्शंस हैं, वो सब आपका किसके बारे में बताते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। तो बायर हो गया, सेलर हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। फिर क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, तो ये आपके सेल के, किसी भी सेल के, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब सेल कैसे की जाती है, सेल जो है, सेल का प्रोसेस होता है कैसे, ठीक है ना। जब भी सेल की आती है तो सेल में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और पोजेशन। मतलब क्या होगा, आपका ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, या प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है उसकी उसकी डिलीवरी दी जाएगी, मतलब पोजेशन दिया जाएगा किसको, बायर को। किसको दिया जाएगा, बायर को। ठीक है ना। और दूसरा क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड। जो भी सेल डीड है उसका रजिस्ट्रेशन। देखिए जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी तो कोई प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर ओनर कहलाएगा लीगली तौर पे। जो आपका लीगल बेस है उसके बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो अब ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ है, लेस देन 100 रुपीज़ है। अब टेंजिबल का मतलब क्या होता है, देखिए टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है ना। जो फिजिकल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसे हम टेंजिबल कहेंगे।
तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है ना, जिसे आप देख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से कम है, तो वहाँ पर आपका ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना, इट कैन बी डन आइदर बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और बाय रजिस्टर्ड डीड। अगर 100 रुपये से कम है तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से भी माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो रखा है, या फिर उस डीड को आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल टेंजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, अगर प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल टेंजिबल प्रॉपर्टी या इनटेंजिबल थिंग है जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है, तो सिर्फ आपका रजिस्टर्ड डीड या डॉक्यूमेंट के थ्रू ही उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। अब देखिए, आपको इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ना हो जाए, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो हमने पढ़ा था ना, आपका इससे पहला वाला पॉइंट पढ़ा ना कि प्रॉपर्टी ऑफ इमूवेबल टेंजिबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 100 रुपये से कम की वैल्यू वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो टेंजिबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जबकि आपका 100 रुपये से ज़्यादा वाली जो है ना, 100 रुपये से ज़्यादा वाली जो है, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसमें हम टेंजिबल और इंटेंजिबल थिंग दोनों ही आ जाएगी। देखिए, टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और इंटेंजिबल थिंग जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो भी आपका नेसेसरी होती हैं, फाइन। तो वहाँ पर सिर्फ आपका रजिस्टर्ड डीड या डॉक्यूमेंट के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो असेंशियल्स क्या क्या होते हैं किसी भी सेल के। देखिए, बहुत जनरल सा टॉपिक है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि हो सकता है कि कहीं किसी को नोट्स ना मिले, थोड़ा सा लिखने के लिए, आपके लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है ना। तो आपकी इसके एसेंशियल्स क्या हैं कि सबसे पहले तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना, सेलर जो कि ट्रांसफरर होता है और बायर जिसे हम ट्रांसफरी कहते हैं, ठीक है ना। जो आपका सेलर है मस्ट बी कम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, जो सेलर है वो कम्पिटेंट होना चाहिए ट्रांसफ़र के लिए। आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट हैं वो आपका ट्रांसफ़र करने के लिए भी कम्पिटेंट माने जाएंगे। कोई भी माइनर पर्सन या अनसाउंड पर माइनर, ठीक है, या फिर पर्सन विद अनसाउंड माइंड जो है वो आपका इनकम्पिटेंट होता है, क्योंकि उनमें माइनर जो है छोटा बच्चा है, उसके माइनर आपको पता ही है, छोटा बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी सोच इतनी क्षमता नहीं होती है, हम उसे मेच्योर नहीं मान सकते कि वो इस तरीके का ट्रांसफ़र करे। या फिर अनसाउंड माइंड जिसका मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी हम इनकम्पिटेंट मानते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उस पर हम डीपली नहीं जाएंगे, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जो बायर है। हमने क्या कहा, सेलर तो आपका कम्पिटेंट होना चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, और बाय जिसमें आपका माइनर या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन जो है वो इनकम्पिटेंट माना जाता है। जबकि बायर जो होता है ना, ट्रांसफरी कोई भी हो सकता है, एक माइनर या लुनाटिक पर्सन, ठीक है ना, लुनाटिक पर्सन जो है मतलब जिसका मेंटल स्टेट सही नहीं है, वो उसको भी हम ट्रांसफरी बना सकते हैं। तो एक तो हो गया कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, टीपीए में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात ही करते हैं। इट कैन बी टेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इंटेंजिबल थिंग्स भी हो सकती हैं। इंटेंजिबल थिंग्स जैसे कि राइट ऑफ वे, ठीक है ना, रास्ते को यूज़ करने का राइट, फिशरी का राइट, ये सारे जो हैं आपकी इंटेंजिबल थिंग्स में आ जाएंगी। तीसरा क्या है कि देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन और प्राइस पेड फॉर द सेल। तो आपका जो है तीसरा एसेंशियल क्या हो जाएगा कि कुछ कंसिडरेशन या प्राइस जो है वो पे किया जाना चाहिए सेल के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना। और आपका अगर मान लीजिए कि वो आपका मनी की जगह किसी और चीज़ के एक्सचेंज में किया जा रहा है तो उसे हम सेल नहीं कहेंगे, ओके। और चौथा एसेंशियल क्या है आपका, डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी बहुत बहुत एसेंशियल कंडीशन है सेल को कंप्लीट होने के लिए। अब इसी में ना आपने जो सेक्शन 54 में लास्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल पढ़ोगे ना, ये एज इट इज़ मैंने इसे वहाँ से ले लिया है बिल्कुल। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या सेल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो वो आपका बेसिकली वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो सारी टर्म्स जो है वो मेंशन की जाती हैं, जिसके
ऊपर दोनों पार्टीज जो है वो एग्रीड थी, मतलब दोनों पार्टीज के आपसी सहमति थी उसमें कि वही कंडीशंस आपकी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की जाती हैं। ओके, इसलिए कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पहले ढंग से पढ़ लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। इट डज नॉट ऑफ इट सेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन और इन चार्ज ऑफ दी सच प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है कि खाली कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो इससे ही इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया है तो आपका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आ गया। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपका उसमें प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आपका नहीं आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो टॉपिक था सेल का, छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप प्लेलिस्ट सर्च करके उसमें से आपने जो भी आपको वीडियोस चाहिए अगर अवेलेबल हैं तो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज़ मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बना ही रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।